नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तभी आपको मालूम चलता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो ये दोनों चीज़ आपके दिमाग के अंदर बैठेगा तभी जब आप खुद से सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। खुद से सॉल्व करने का मतलब कि ये वीडियो देखोगे, क्योंकि यहाँ इस वीडियो में मैं आपको करा ही दूंगा। अब तक यूट्यूब पे इस तरह का कोई वीडियो अभी नहीं आया है कि 2024 का आरबीआई ग्रेड बी का प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो मैं कर रहा हूँ, तो एक आप लाइक जरूर दे सकते हैं मुझे। ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया है ऑलरेडी ऑफ फेज टू। तो फेज टू का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। उससे हमारा काफ़ी इंसाइट्स हम लोगों को मिला भी है, जो कि हमारा अगले आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करता भी है, और हम लोगों ने देखा है कि हेल्प कर रहा ही है। पिछले साल भी किया, इस साल भी हम लोगों का हेल्प किया। अभी हम लोग फेज वन का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसका भी प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, ताकि हम लोग इससे भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ऐसे तो मैं आपको स्ट्रैटेजी देता ही हूँ, जो स्ट्रैटेजी 100% काम करता है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी मैं कहाँ से लेकर के आता हूँ? बेस्ड ऑन सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप जब सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन को देख लोगे, तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपके मन में इनग्रेन्ड हो जाएगा। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको कितना बार भी बोलूंगा आप भूल जाओगे, और वो स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करोगे, और अल्टीमेटली आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी होगा जब मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग के अंदर फिट बैठा हुआ है, इनग्रेन्ड है। वो कैसे होगा? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन को देखेंगे, या फिर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज यहाँ पर 2024 का क्वांट्स का पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। पता नहीं कि कितना ये टाइम लगेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि फेज वन का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को अगर थोड़ा सा असाइड कर दिया जाए, तो रीजनिंग और क्वांट्स मेरा मजबूत पक्ष नहीं है। ठीक है। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत गलती कर कर दूं, या फिर हो सकता है कि मैं बेस्ट नहीं हो पाऊँ इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में बेस्ट मैं हूँ भी नहीं। मैथ मेरा हमेशा से वीक रहा है, लेकिन समहाउ आई मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स इन आरबीआई ग्रेड बी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है। क्वांट्स में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं मेरे, हर बार मैं जब भी एग्जाम दे रहा हूँ तो क्वांट्स में ठीक ठाक नंबर मेरे आ जाते हैं। तो मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। और क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चार सवाल जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज के ऊपर पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि रॉन्ग टर्म जो है उसको निकालो। तो यहाँ पर चार सवाल देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि चार सवाल है, तो एक सवाल जरूर इजी होगा, और एक सवाल जो ऐसा होगा जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इजी है, उसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा समय देना होगा। और जो आपको लगता है कि नहीं सॉल्व हो सकता है, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ये कैसे आपको क्लियरिटी मिलेगा कि कौन सा सॉल्वेबल है और कौन सा सॉल्वेबल नहीं है? ये तब आपको मालूम चलेगा जब आपने पहले बहुत सारा रॉन्ग नंबर सीरीज को किया हुआ है प्रैक्टिस। ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सीरीज है 8, 111, 231, 7, 376, 546, 743 और 969। अगर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर जंप नहीं कर रहा है। अगर नंबर ऐसा होता 8, 111, उसके बाद फिर एक 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 दो, इसके बाद मान लीजिए होता कि 5, 4, 9, 6, 7, तो यहाँ पर क्या होता है, नंबर बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो सीरीज है वो जरूर मल्टीप्लीकेट हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत जंप नहीं मर रहा है। 8, इसके बाद 111, यहाँ पर थोड़ा सा जंप देखने को मिला। इसके बाद लेकिन जंप नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है कि 231, ठीक है, 376, 546, 743, 969, यहाँ पर बहुत जंप नहीं हो रहा है नंबर। इसका मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला सीरीज नहीं है, यह सीरीज जरूर डिफरेंस वाला सीरीज होगा। तो डिफरेंस निकालिए। तो हम लोग डिफरेंस निकाले। तो डिफरेंस हम लोग सबसे पहले निकाले। तो यहाँ पर 103 का डिफरेंस लगा, यहाँ पर 120 का, यहाँ 145 का, यहाँ पर 170 का, यहाँ पर 197 का, यहाँ पर 226 का। जब 226 देख लिया ना, यहीं पर मेरा दिमाग खटक गया कि ये 225 प्लस वन होगा, और यहाँ 197 है, यानी कि 196 प्लस वन होगा। अगर आप गौर से देखेंगे, 15 का स्क्वायर है प्लस वन है, ये 14 का स्क्वायर है प्लस वन है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर दिख रहा है, 169 प्लस वन, 13 का स्क्वायर प्लस वन है। ये है 12 का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। ये होना चाहिए 11 का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। तो ये है क्या, 121 प्लस एक 122, लेकिन यहाँ पर तो 120 है। तो 122 होना चाहिए था, लेकिन है तो 120। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहना चाहिए कि देखो, मैं जो निकाल रहा हूँ एग्जैक्ट, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा है, हल्का फुल्का।
हल्का फुल्का चेंज है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब कि यहीं पर गड़बड़ है। 122 ही होना चाहिए था। मेरा जो लॉजिक है वो एकदम करेक्ट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 122 होना चाहिए था, यहाँ पर 120 है। हल्का फुल्का डेविएशन किया है, इसका मतलब कि यहाँ पर गड़बड़ है। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि यह 10 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, यानी कि 100 प्लस 1 101 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 103 है। 103 हो गया, 1 से 1 होना चाहिए था। हल्का फुल्का चेंजेस है, इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर हम लोग 101 ही होना चाहिए था, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 150 होता है, तो यहाँ पर आपका हल्का फुल्का चेंज नहीं हो रहा होता, तब आप समझ जाते कि हल्का फुल्का चेंज नहीं है, तो हो सकता है मेरा लॉजिक गलत भी हो। लेकिन यहाँ पर आपका लॉजिक बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 122 होना चाहिए था, लेकिन 120 है, एकदम क्लोज क्लोज है। आपका 101 होना चाहिए था, 103 है, आपका क्लोज क्लोज है, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है। अगर मान लीजिए कि दो डिफरेंस गलत होता है, तो अगर दो डिफरेंस गलत होता है तो उसके बीच का जो टर्म है वही रॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते होंगे अगर आप रॉन्ग नंबर सीरीज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी दो डिफरेंस गलत है, इसका मतलब कि उसके बीच का जो नंबर है वही रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ पाए आप। तो ये जो था बहुत आसान था, सिर्फ डिफरेंस निकालना था। और जब डिफरेंस निकाले तो आपको दिमाग में खटक जाएगा आराम से 226 और 197, ये ही आपका दिमाग आपको बोल देगा कि ये सही है। तो ये बहुत आसान सवाल था, और इसमें आपका मैक्सिमम 30 सेकंड लगना चाहिए अगर आपने रॉन्ग नंबर सीरीज पहले प्रैक्टिस किया हुआ है तो। और अगर 30 सेकंड नहीं लग रहा है तो मैक्सिमम आपके यहाँ 2 मिनट लग सकता है, उससे ज़्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको एक नंबर मिल गया। आपको क्वांट्स में कितना नंबर लाने हैं? आपको 10 नंबर लाने हैं। क्वांट्स में 25 मिनट के अंदर आपको 10 नंबर लाने हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मान लीजिए कि 7 सवाल बना तो भी अच्छी बात है, 5 सवाल बना तो भी अच्छी बात है, 4 सवाल बना तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गौर करना है, आपको टारगेट 10 नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर आपको 5 4 नंबर भी आ रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो आप अच्छी बात है। यहाँ पर आप एक नंबर सवाल पहले ही निकाल लिए, पहला क्वेश्चन देखे हैं और वहीं पर आप एक नंबर उठा लिए, आपको कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन में टर्म क्या है? 100, 240, 480, 1344, 4300, 15,000, 61,000। अरे यहाँ पर देखिए जंप कैसे मार रहा है, यहाँ पर जंप मार रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन का सीरीज होगा। तो मल्टीप्लीकेशन आप करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 से 240 यानी कि 2.4 का यहाँ पर इंटू है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 240 से 480, 2.4 का ही यहाँ पर भी इंटू है। लेकिन यहाँ पर 2.4 का इंटू नहीं मिलेगा आपको, तो आपको लगेगा कि यार ये वाला कहीं गलत नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या 2.8 2.4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो करीब करीब 3 गुना का डिफरेंस लग रहा है। 13 3 या 39 होता है, उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ पर तो 3 से ज़्यादा है, 4 के करीब है। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि 15,000 से 60,000 चला गया, 15,000 से 60,000 जाने का मतलब समझे कि 4 गुना हो गया। तो आप यहाँ देखें कि यार 4 गुना हुआ है और यहाँ पर 2.4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ 4 है, यहाँ 2.4 है, यानी कि इसके बीच में कितना डिफरेंस हो गया? कितना डिफरेंस हो गया आपका? 1.2 का डिफरेंस हो गया। तो आपको यहाँ पर दिमाग में खटाना चाहिए कि यार 1.2 का डिफरेंस हो गया, और ये अगर मान लीजिए कि इक्वली बढ़ रहा होगा, यानी कि 1.2/3, तो 0.4 करके डिफरेंस बढ़ रहा होगा, यानी 2.4 से इंटू हुआ है तो 2.8 से होगा, फिर 3.2 से होगा, 3.6 से होगा। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि अगर 2.4 यहाँ हो रहा है तो 2.8 क्या यहाँ पर हो रहा है, तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो हो रहा है। फिर 3.2 हो रहा है, हाँ ये तो हो रहा है। इसमें समझ जाएगा, ये क्वेश्चन में समझ जाएगा। अगर ये चीज़ आप समझ में आ गया तो आपको ये क्लियरली मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर जरूर, अगर 2.4 अगर यहाँ सही है तो यहाँ पर 2.0 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर गलती है तो इसका मतलब कि ये वाला रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये रॉन्ग नंबर टर्म है। ठीक है, कैसे मालूम चला? जब भी कोना में कोई प्रॉब्लम होता है तो कोना वाला ही रॉन्ग नंबर होता है। अगर कोना में कोई प्रॉब्लम होता है तो कोना वाला ही आपका रॉन्ग नंबर होता है। अगर मान लीजिए कि दो वो आपका रॉन्ग नंबर डिफरेंस निकल रहा है, तो उस केस में उसका जो बीच वाला होगा वही रॉन्ग नंबर होगा। आई होप ये समझे। अगर आपने रॉन्ग नंबर सीरीज को देखा है कहीं पर तो आपको इजी लग रहा होगा ये चीज़ तो। ठीक है, तो ये जो है ये मॉडरेट लेवल का सवाल था, थोड़ा सा इसमें समय लग जाता, लेकिन जिसने प्रैक्टिस अच्छा किया हुआ है रॉन्ग नंबर का वो अच्छा स्कोर करेगा। और प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए था? इसलिए करना चाहिए था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है ना, हर बात आपसे रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर मिसिंग नंबर सीरीज पूछ ही रहा है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ होगा, साल भर आपको मिलता है, आप अगर 5 महीना भी इसको प्रैक्टिस किए होंगे तो इसको आप आराम से डिकोड कर लेंगे।
अब पहला वाला को भी डिकोड कर लेंगे। तीसरा वाला जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको तो मैं डिकोड ही नहीं कर पाया हूँ। एक दिन में पूरा बैठा हुआ हूँ, सुबह से बैठा हुआ है, इसको डिकोड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। बाकी पूरे सवाल मैं डिकोड कर लिया, लेकिन इसको मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक जो है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। और एक लॉजिक जो है जो मैं निकालने की कोशिश किया भी हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद गलत है, इसीलिए इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन समझते हैं इसको भी, ठीक है। तो इसका 338, 548 और 668, 728, 751, 758, यहाँ पर गौर से अगर देखे जाए तो पहला वाला नंबर से जंप बहुत मारा है, लेकिन फिर जंप नहीं मारा है। फिर ये जंप जो है वो धीरे धीरे छोटा होते गया है। तो हम लोग जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस में कुछ हम लोगों को लॉजिक निकल के आ रहा है? लॉजिक निकल के नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर लॉजिक निकल के आना चाहिए था, यानी कि ये जो क्वेश्चन ये टफ है, ये क्वेश्चन को वो जानबूझ करके ये टफ बनाया है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते थे, ठीक है। पहला दो क्वेश्चन ठीक था, या पहला एक क्वेश्चन तो ठीक ही था, दूसरा वाला थोड़ा मॉडरेट था, ये वाला बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहता है 309, 516, 932, 932 और 1764, 3428, 6756 और 13000। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जंप कर रहा है, और जंप कैसे कर रहा है? दो गुना हो रहा है बार बार। ये भी दो गुना के करीब है, ये भी दो गुना के करीब है, ये भी दो गुना के करीब है, ठीक है, ये भी दो गुना के करीब है, ये भी दो गुना के करीब है। एक बार दो गुना करके देखते हैं, ठीक है। 516 में दो गुना करते हैं तो कितना होता है? 1032 होता है, लेकिन यहाँ से 932 है, यानी कि 100 माइनस कम हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं तो 6,000 को अगर डबल कर देंगे तो कितना होगा? आपको 12,000 हो जाएगा, और 12,000 हो जाएगा। 700 को डबल कर देंगे तो 1,400 हो जाएगा, और 56 को डबल कर देंगे तो 112 हो जाएगा। अगर इंटू जोड़ कर देखें तो 12, यहाँ 12 हो गया, ठीक है, कितना हो गया फिर? 1 3 4, ये आ गया। देखिए तो ये नहीं हुआ ना, क्या गलत हो गया? 5 हो गया, यहाँ पर 4 5। तो यहाँ पर आप फिर यहाँ पर 100 माइनस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये लॉजिक जो है यहाँ पर भी बैठ रहा है, 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 और लॉजिक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये लॉजिक आसान है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ मालूम चला कि पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगर आप ये चीज़ आर्ट सीख गए कि कौन सा क्वेश्चन आपको इग्नोर करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको पकड़ के चलना है, तो ये चीज़ आप सीख जाओगे। यहाँ पर आपको पहला 4 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो कि सॉल्वेबल था और ईज़ी था। पहला वाला और दूसरा वाला, है ना? ये पहला वाला और दूसरा वाला, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ रहता तो इसको भी आप डिकोड कर लेते, लेकिन चलो इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको आपको इग्नोर ही कर देना चाहिए था, इसको भी इग्नोर ही कर देना चाहिए था, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल समझते हैं, रीड करते हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन का 2 सवाल है। यहाँ पर क्या कहता है? देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी while A is 33.33% लेस देन B, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ A एंड B इज 294। अगर आपने नंबर सिस्टम देखा होगा तो ये चीज़ आपने क्लियरली समझ गए होंगे कि ये वाला सेंटेंस ही मेन है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। ये सेंटेंस के लिए आपको एक नंबर दे रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF क्या होता है? किसी भी दो नंबर का LCM और HCF जो है वो उसका प्रोडक्ट रहता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहीं पर गेम हो गया आपके साथ। सबसे पहले तो ये देखिए कि दो नंबर है ए और बी, ठीक है, दो नंबर है ए और बी। कह रहा है कि जो ए है वो 33.33% कम है बी से, यानी कि 1/3 कम है बी से। तो बी मान लीजिए कि 3 है, तो ए कितना हो गया? ये एक एक कम करके 2 हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये 3x है, ये 2x है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है यही एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन है, जो कि दिया हुआ 294, जो कि दिया हुआ है 294, यानी कि 6x² इज इक्वल टू 294। यहाँ से आपका x निकलेगा, x निकलेगा 7। अगर x 7 निकल गया इसका मतलब कि 2x यानी कि 14, a का वैल्यू 14 और b का वैल्यू आ गया आपका 21, ठीक है। तो a और b का वैल्यू आपको मालूम चल गया। क्वांटिटी 1 में कह रहा है कि 450 है, क्वांटिटी 2 में आप एलसीएम निकाल दो 6a माइनस 20 का और 3b माइनस 7 का। तो a का वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू मालूम है, तो आप 6a माइनस 20 निकालेंगे और 3b माइनस 7 निकालेंगे, जो कि आपका निकलेगा, कितना निकलेगा?
जो कि आपका निकलेगा 64 और 56। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। तो आप क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के अंदर कौन बड़ा हो गया? क्वांटिटी 1 बड़ा हो गया। बस दैट्स इट, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन नंबर सिस्टम अगर आप किया हुआ रहता तो आपका हो जाता। मोस्टली जो बैंक पीओ का भी एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर नंबर सिस्टम को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर बैंक पीओ में इग्नोर कर दे रहा है तो आरबीआई वाला तो और इग्नोर कर देगा। जो कि इग्नोर कर रहा है ये गड़बड़ है। यहाँ से हम लोग को एक चीज़ मालूम चला ना कि नंबर सिस्टम को छोड़ना नहीं है। वहाँ से भी कुछ ऐसा ऐसा टॉपिक निकलता है जो कि छोटा छोटा टॉपिक रहता है जो कि आपको हालत खराब कर देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैं मानता हूँ सबसे आसान था। ये क्वेश्चन मैं नींद में भी सॉल्व करके आया हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ था इसीलिए। और कब प्रैक्टिस किया हूँ? बचपन में प्रैक्टिस किया हूँ इसको। जो भी मैंने मैथ्स पढ़ा है वो मैथ्स में बचपन में ही पढ़ा हूँ, इसीलिए मैं मैथ्स हमेशा वीक है। और मैं हमेशा से ही मैथ्स में कम नंबर लेकर के आया हूँ। आपको अगर मैं बता दूँ तो क्लास 12 में मैंने मैथ्स ले लिया था, तो ये मेरा बहुत बड़ा गलती था। पहले मैंने बायोलॉजी लिया था, ठीक है, और बायोलॉजी भी लिया और मैथ्स भी लिया। तो मेरे भैया ने बोला कि यार दो नाव में पैर मत रखो, एक ही नाव में पैर रखो। ठीक है, टीचर भी, बायोलॉजी के टीचर बोलते थे कि मैथ छोड़ दो, अब मैथ के टीचर बोलते थे कि बायोलॉजी छोड़ दो। तो फिर आखिरकार फिर सभी का सुना, सबने कहा कि मैथ में आपका ऑप्शन खुल जाएगा, आप कॉमर्स में भी जा सकोगे। बोले ठीक है यार, तो मैथ्स कर लेते हैं। तो मैथ्स करें, उसके बाद जो गड़बड़ हुआ, बहुत स्थिति खराब था। ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ, समय लगता है मुझे लेकिन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलो, रोहित spent 40% of his monthly income on rent. One third of the remaining he spends on groceries. He invested the remaining income in three different schemes A, B, and C in the ratio of 2 is to 3 is to 5 respectively. The difference between the amount invested in scheme B and C is 4000. एक एक करके करना पड़ेगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो एक एक करके करना होता है। बोलता है रोहित जो है वो अपना जो मंथली इनकम है उसका 40% जो है वो रेंट में खर्चा कर देता है। जो बच गया पैसा उसका 1/3 रुपया वो खर्चा कर देता है ग्रोसरीज में। इसके बाद जो पैसा बच गया उसको वो 3 स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, ए में, बी में, सी में। किस रेशियो में? 2:3:5 के रेशियो में। ये है आपका कोड, इसको आपको पहले फोटो बनाना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि 100x है रोहित का इनकम, इसमें से वो 40% रेंट पे खर्चा कर दिया, यानी कि 40x खर्चा कर दिया रेंट पे। आप ऐसे ही बनाएंगे जैसे जिस तरह से मैं बनाता हूँ ये फोटो, आप फोटो भी ऐसे ही बनाएंगे। 40x आपका खर्चा हो गया रेंट पे, तो बचा कितना? 60x बचा। अब ये 60x को बोल रहा है कि इसका 1/3 जो है वो ग्रोसरीज में खर्चा कर दिया। इसका 1/3 कितना होगा? 20x। ठीक है, तो 20x अगर खर्चा हो गया ग्रोसरीज में तो बचा कितना? 40x। अब इस 40x को स्कीम ए, बी, सी में इन्वेस्ट किया है। किस रेशियो में किया है? 2:3:5। तो स्कीम ए में खर्चा किया, स्कीम बी में खर्चा किया, सी में खर्चा किया। तो ए में कितना खर्चा किया होगा? ये जो बच गया 40x, इसका 2/10। ठीक है, क्योंकि 2:5 3:5 है ना, तो 2/10। स्कीम बी में कितना खर्चा किया होगा? 40x इंटू 3/10। स्कीम सी में कितना किया होगा? 40x इंटू 5/10। इस तरीके से मैंने निकाल लिया है तीनों स्कीम में कितना खर्चा किया है, कितना एक्स खर्चा किया है। तो स्कीम बी में खर्चा किया है 3.12x और स्कीम सी में खर्चा किया है 20x। यहाँ पर हम लोगों को सारा डेटा जो एक्स में निकला है, तो एक्स से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। एक डेटा यहाँ पर दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एंड सी इज 4000। बी में हम लोगों ने 12x खर्चा किया और सी में 20x। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4000 है। इन दोनों का डिफरेंस का मतलब कि 8x। 8x का वैल्यू कितना है? 4000। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना हो गया? 500। अगर x का वैल्यू 500 हो गया, इसका मतलब इसका इनकम कितना होगा? 50,000। ठीक ठाक इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 1 में आपको बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रोहित मंथली इनकम यानी कि 100x और अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी। स्कीम सी में कितना इन्वेस्ट किया था? 20x। इसका डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना होगा? 80x। 80x का मतलब कि 80 इंटू 500। 500 को हम लोग बोल सकते हैं 1000/2, है ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 40,000। तो ये आ गया आपका क्वांटिटी 1 आ गया 40,000, क्वांटिटी 2 आ गया आपका 60,000। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये चीज़ समझ में आया आपको? आया हो? ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है
ए एंड बी एंटर इनटू अ बिजनेस, ए और बी जो है एक बिजनेस में एंटर लिया है, ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज पी प्लस 5,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो आदमी है जो कि एक बिजनेस में एंटर हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आया है, एक पी रुपया, एक पी प्लस 5,000 रुपया। 4 मंथ के बाद ए जो है कुछ अमाउंट निकाल लिया, कितना, अपना जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट था पी, उसका 40% वो विड्रॉ कर लिया। और सी जो है ज्वाइन किया बिजनेस के अंदर विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज 17,150, जिसमें से कि सी रिसीव्ड 60/348 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तीनों के बीच में, ए बी सी के बीच में। अब ए बी सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिसाइड होता है, वो जितना रुपया लेकर के आया है और जितना देर तक इन्वेस्ट है, ठीक है, यही मैटर करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक मैं बिजनेस चला रहा हूँ और मैंने यहाँ पर पैसा लगाया है 50,000 रुपये, ठीक है, ये है आर्यन, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि एक है पूजा, पूजा जो है यहाँ पर 20K रुपया लगाई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक है एकता, ठीक है, ये लगाई है 30K, ठीक। जो आर्यन है ये 12 मंथ पैसा लगाया हुआ था, पूजा जो है वो मात्र 3 मंथ लगाई है और एकता जो है सिर्फ 1 मंथ लगाई है, ठीक है। और अब हम लोग को प्रॉफिट मिला है, मान लीजिए अब हम लोग को प्रॉफिट मिला है, तो कैसे शेयर होगा प्रॉफिट। आर्यन बोलेगा, हम बोलेंगे कि यार हम 12 मंथ से पैसा यहाँ पर लगाए हुए हैं और यही पैसा का मदद से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, यही पैसा का मदद से हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। पूजा तुम जो 3 मंथ पहले हम लोगों को 20,000 रुपये दिए, वो 20,000 से हम लोग बहुत कुछ हेल्प नहीं हुआ हम लोग का, तुमको क्यों प्रॉफिट देंगे रे, मेरा प्रॉफिट मेरा पैसा से आया है, तो हम इसको प्रॉफिट, हम अपने आप को प्रॉफिट लेंगे ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि कितना रुपया आप कितना मंथ तक रखे थे, उस हिसाब से ही आपका वेटेज डिसाइड होगा कि आप प्रॉफिट कितना लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। अगर हम 50 के 12 मंथ तक करें हैं तो इसको आप इंटू करके रख लीजिए, कितना होता है इसको इंटू करके, 12×5 = 60, यानी कि 600 इसका मान के चलते हैं। अब ये पूजा जो है 20,000 लगाई है 3 मंथ के लिए, यानी कि ये कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। और ये 1 मंथ के लिए लगाई है तो इसका हो गया 30। तो इस तीनों का हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो 0 0 0 निकाल देते हैं और इसका निकाल देते हैं 20, इसका निकाल देते हैं 3, इसका निकाल देते हैं 1। तो 20:3:1 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, करेक्ट। इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है, ये हमारा लॉजिक होता है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या किए। यहाँ पर भी वही है, जो ए है वो कितना रुपये लेकर के आया था, पी पी रुपये लेकर के आया था, लेकिन ए जो है पी रुपये लेकर के सिर्फ 4 महीने ही रहा, बाकी फिर पी रुपया में से कुछ रुपये निकाल लिया, 40% रुपया निकाल लिया, यानी कि बस 60% रुपया उसके पास रहा, यानी कि 0.6 पी रहा, 0.6 पी 8 मंथ के लिए रहा और पी जो है वो 4 मंथ के लिए रहा, ठीक है। बी बी का कितना अमाउंट था, पी प्लस 5,000, ये कोई पैसा निकाला नहीं है, इसका पूरा 12 मंथ तक पैसा था, यानी कि पी प्लस 5,000 इंटू 12। और सी का कितना पैसा था, 6,000, ये 8 मंथ के लिए ही रहा क्योंकि ये लेट से आया था। ये कब आया था, सी ज्वाइन द बिजनेस, कब ज्वाइन किया यार, हाँ आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। तो बिजनेस जब चालू हुआ उसका 4 मंथ बीत गया, तो बाकी का जो 8 मंथ है उसके लिए पैसा लाया सी, कितना लाया, 6,000। इसको हम लोग सॉल्व करके रेशियो निकालें तो 2.2 पी इस टू 3 पी प्लस 5,000 इस टू 12,000। कैसे करके किए हैं, हम यहाँ पर 4 को डिवाइड कर दिया तीनों से, तीनों में 4 को कॉमन निकाल दिए, ठीक है, तब जा करके मेरा ये रेशियो निकला है। अब इसमें जो रेशियो है सी का वो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का कितना है, 12,000 है, राइट। और यहाँ पर नंबर भी दिया है कि सी ने कितना रिसीव किया, यानी कि 12,000 का वैल्यू भी दिया है, 12,000 का वैल्यू कितना दिया है, तो वो निकालना पड़ेगा 60/348 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, यानी कि 60/348 ऑफ 17,150, ये निकल के आता है 3,000। इसका मतलब कि 12,000 का वैल्यू जो है वो 3,000 है, जो हमारा रेशियो में 12,000 निकला है, इस 12,000 का वैल्यू 3,000 है। तो ये बताओ कि बी का कितना है, अगर 12,000 का वैल्यू है 3,000 रुपया, तो 3p प्लस 15,000 का वैल्यू कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सी का प्रॉफिट बाय ए प्लस बी का प्रॉफिट
कितना होगा? सी का प्रॉफिट तो 3000 निकल के आया है और टोटल प्रॉफिट हमारा 17,150 था, यानी कि अगर सी का 3000 है तो ए प्लस बी का कितना होगा? 17,150 माइनस 3000, यानी कि 14,150 रहेगा। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लाया है। यहाँ से आपका पी निकल गया। पी कितना निकला? 8000। अगर पी 8000 निकल गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था हमारा पूरा निकल गया। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला 88:195:60। और ये जब निकल गया आपका, तब आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट चाहिए था। तो हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बी का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि 195 निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ निकाल दिया 195/343। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल गया 9750। ये जो सवाल था इसमें आपका समझ जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पार्टनरशिप आपने किया है तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाता, ठीक है। तो देखो डिफिकल्ट तो है, टाइम तो आपका जाएगा, तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि अगर 5 सवाल भी आप करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर चैंपियन। लेकिन अगर 10 आप काम कर ले रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे मैंने बात किया है तो वो लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग को ग्रेस मार्किंग तो मिला है, जो भी बोलिए, हम लोग 4 सवाल सॉल्व किए हैं और नंबर मिल गया 6। पिछले बार मैंने सॉल्व किया था 4 सवाल जिसमें से 2 गलत था मेरा, इसके बावजूद हमको 7 नंबर मिल गया था, ठीक है। बहुत सारे मेरे और स्टूडेंट्स भी हैं जो कि फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में गए हैं, उन लोग का भी सेम कहना है। तो ग्रेस मार्क भी थोड़ा सा मिलता है हमारे क्वांट्स में, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपका अगर मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काम बन जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ शुरुआत में ही आपने 2 क्वेश्चन कर लिया, आसान था, डुएबल था, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप मान लिए कि ये 36 नंबर रोहित स्पेंड इनकम वाला, ये आसान था, तो यहाँ आपका 3 नंबर बन गया। अगर आपने और 10 मिनट भी 5 मिनट भी लगा लिया होता तो ये वाला सवाल भी आपका हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर बन गया, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस इतना में काफ़ी था आपका, 4 क्वेश्चन में आप पास कर सकते थे। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस में हमको समय लगाना है, उसमें समय लगाना है और प्रॉफिट निकाल लेना, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला, इसमें क्या कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक। पहली बार मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको, इम्प्रूव करूंगा फिर धीरे धीरे करके। इसमें कहता है एन अमाउंट ऑफ पी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है, एंड द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। एट द एंड ऑफ 2 years द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ स्कीम्स इज 260। दिमाग में इसका फोटो बनना चाहिए आपका कि पी रुपीज जो है वो हम स्कीम ए में लगाए हैं और स्कीम बी में लगाए हैं। स्कीम ए में लगाए हैं एट द रेट 20%, स्कीम बी में लगाए हैं एट द रेट 20%। स्कीम ए जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और स्कीम बी जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 years, यानी कि 2 साल के बाद, 2 years, 2 साल के बाद इसका डिफरेंस जो है वो कितना है? 260 रुपीज। तो निकालना क्या है? मतलब क्वांटिटी निकालना है। क्वांटिटी 1 का मतलब कि 3/क्वांटिटी 1 में कहता है कि अगर 3p/4 रुपीज इन्वेस्ट कर देंगे 6% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, देन द इंटरेस्ट रिसीव बताना है। चलिए उसको छोड़िए, हटाइए उसको, पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा पी रुपीज़ क्या है, ठीक है, मतलब कि हम लोग इन्वेस्ट कितना किए हैं, ये मेन रुपीज़ हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये समझिए सबसे पहले कि 20% करके 20% करके अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 2 साल में हमको कितना परसेंट मिलेगा? तो एक 20% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 20% और 20 का भी 20%, यानी कि टोटल हमको 44% मिलेगा अगर 2 साल तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं। तो अगर 2 साल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में चलते हैं तो उस केस में हमको 20% करके 2 साल यानी कि 40% मिलेगा। यहाँ पर पी का 44% और पी का 40%, यानी कि डिफरेंस कितना है? 4%। ये 4% ऑफ पी जो है इसका वैल्यू दिया गया है 260, तो यहाँ से पी निकल जाएगा। अब पी निकल गया तो काम बन गया, क्योंकि क्वांटिटी 1 में कहा था कि 3p/4 रुपीज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3p का क्या मतलब है कि 3 × 650, 6500, तो यहाँ पर आपका निकल गया, ठीक है। तो 6500 का गुना 3/4, गुना 3/4, ठीक है। इसको अगर हम लोग 6% का इंटरेस्ट से
सिंपल इंटरेस्ट से, 6% का सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल लगाते हैं तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो यहाँ निकलेगा 1170। ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये टाइम। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 निकल गया, क्वांटिटी 2 निकल गया। तो यहाँ से हम लोग ये मालूम चल गया क्वांटिटी 2 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपल ही हुआ। यहाँ पर बोला था कि पी अमाउंट है, उसको स्कीम ए में भी लगाए हैं, स्कीम बी में भी लगाए हैं। इस दोनों में हम लोग को 20% लग रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का ही टाइम है, इन दोनों का डिफरेंस 260 है। तो सबसे पहले तो पी निकाल लिया हम लोग। कैसे निकाले? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर करेंगे तो कितना परसेंट इंटरेस्ट बढ़ता है 2 साल में? 20%, और 20 + 20%। पहला साल तो 20% और अगला साल 20% प्लस 20% का 20%। तो यानी कि टोटल 44% आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर चलते हैं तो 2 साल में। और अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं तो 2 साल में 40% ऑफ पी, यानी कि ये जो यहाँ पर डिफरेंस है वो कितना है? 4% ऑफ पी। ये जो 4% ऑफ पी है इसका वैल्यू दिया गया 260। तो पी का 100% निकाल सकते हैं। पी का 100% कितना होगा? 6500। और पी अगर निकल गया आपका, तो यहाँ पर आपको पॉइंट 1 में कहा था कि 3p/4 जो है वो आपका अमाउंट है जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 6% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए। तो आपका इंटरेस्ट कितना रिसीव होता है? तो आपको अमाउंट मिल गया 3p/4, यानी कि 6500 इंटू 3/4। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। रेट आपको मालूम है 6%, और टाइम आपको मालूम है 4 साल। तो यहाँ से आपने इंटरेस्ट निकाल दिया, और क्वांटिटी 2 भी आपका दिया गया था, तो यहाँ से आपको मालूम चल गया क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे जाना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में कहता है, रिया हैज एन अमाउंट ऑफ 6x। Ria has an amount of 6x and she invested one third of the amount in two different schemes, scheme A and scheme B, in the ratio of 1:7 respectively. कह रहा है कि रिया हैज एन अमाउंट ऑफ 6x। 6x रुपया उसके पास था, उसके पास 6x रुपया था, जिसका कि 1/3 रुपया ये खर्चा कर दी ए और बी में। इसका 1/3 कितना होता है? 2x, है ना? तो 1/3 ये खर्चा कर दी ए और बी में। क्या रेशियो में खर्चा करी है? 1:7 का रेशियो में खर्चा करी है, सही बात है। फ्रॉम रिमेनिंग शी पेड 2100 टू हर मेड। इसके पास जो बच गया पैसा 4x बचा था, तो 4x के अंदर वो पे करी है 2100 अपने मेड को। ठीक है, इसके बाद जो रिमेनिंग पैसा बच गया, रिमेनिंग रुपीज पी, शी इन्वेस्टेड इन पोस्ट ऑफिस। यानी कि ये जो रुपीज का बच गया है 4x माइनस 2100, इसको वो इन्वेस्ट कर दी पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, अगर x इज टू पी का रेशियो 3:5 है, तब बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? x और p कहाँ है? x ये है 6x, है ना? तो इस x को बोल रहा है ये x, और ये जो बच गया है आपका रुपीज पी, इन दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया है 3:5 है। तो अगर ये ऐसा है तो ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट ऑफिस। अमाउंट स्पेंड ऑन मेड इज मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन स्कीम ए। अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इक्वल टू द अमाउंट स्पेंड ऑन मेड। यानी कि अमाउंट स्पेंड ऑन मेड हमको निकालना पड़ेगा। तो ये बार बार वही सवाल पूछ रहा है। स्कीम ए में कितना रुपया हम खर्चा करे हैं, स्कीम बी में कितना रुपया खर्चा किए हैं, पोस्ट ऑफिस में कितना खर्चा रुपया किए हैं, सभी कुछ पूछ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है सबको वो निकालना पड़ेगा। एक्स निकालना पड़ेगा, पी निकालना पड़ेगा, कितना रुपए का खर्चा किया है, पूरा ब्यौरा हम लोग को निकालना पड़ेगा। तभी जाकर के ये तीनों स्टेटमेंट को हम लोग पता कर पाएंगे। निकालते हैं, सिंपल है। यहाँ पर सबसे बड़ा हम लोग को हेल्प करेगा ये रेशियो वाला खेला। तो यहाँ पर बोला है एक्स इज टू पी है 3:5। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक्स इज टू पी है 3:5, तो हम पी को मान लेते हैं 5 है और एक्स को मान लेते हैं 3 है। ऐसा ऐसा तो मान ही सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी को देखते हैं। पी इज इक्वल टू क्या है? पी इज इक्वल टू है 4x माइनस 2100। एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्स को हम लोग बोल सकते हैं 3a, और पी को बोल सकते हैं 5a। तो यहाँ पर पुट करते हैं 5a माइनस 4 इंटू 3a। सही जा रहा हूँ मैं? इंटू 2100। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 इज इक्वल टू 12 में से 5 गया तो 7, 7 है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपका निकल जाता है 300। ए का वैल्यू का 300 निकल गया, इसका मतलब कि आपका एक्स भी निकल गया, पी भी निकल गया। और एक्स और पी निकल गया तो यहाँ पर आपका मेन आइटम भी निकल गया, और यहाँ पर आपका ये भी आइटम निकल गया। यानी पूरा आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर मैंने आपको किया भी है। ए मेरा कहीं पर निकला होगा, ये देखो ए यहाँ पर मेरा 300 निकला है। अगर ए 300 निकला तो एक्स निकल गया 900 और पी निकल गया 1500। क्यों?
क्योंकि x जो है वो 3a था, ठीक है, और p जो था वो 5a था, तो यहाँ पर x और p निकल गया। अगर x और p निकल गया तो यहाँ से हम लोग ये निकल गया कि हम लोग का मेन कितना अमाउंट है, हमारा मेन अकाउंट कितना था 6x, ठीक है। तो 6x मतलब कि 6 × 900, 4500 हमारा मेन अमाउंट था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 2x कहीं पर खर्चा किए, ठीक है, 2x खर्चा किए यानी कि 1800 खर्चा किए। ये 1800 हम लोग कहाँ खर्चा किए, स्कीम ए में, स्कीम बी में। स्कीम ए में खर्चा किए, स्कीम बी में खर्चा किए। किस रेशियो में, 1:7 का रेशियो में। तो 1:7 का रेशियो अगर निकालेंगे तो 225 निकलेगा और 1575 निकलेगा। इसके बाद बाकी जो पैसा बच गया था, यानी कि 4500 में अगर आप 1800 को माइनस कर देंगे तो बाकी कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो जो भी पैसा बच गया आपका, कितना पैसा बचा, 4x बचा, ठीक है। अब 4x में आप 2100 अगर माइनस कर देते हैं तो आपको फिर यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 1500। तो यहाँ पर आप तीनों जब ये मालूम चल गया आपको, तीनों ये मालूम चल गया कि मेड में आपने कितना रुपया खर्चा किया है, स्कीम ए में कितना खर्चा किया है, और पोस्ट ऑफिस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। जब आपको तीनों मिल गया तो आप तीनों का आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर है बोथ 1 और 2, ठीक है, आंसर है बोथ 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है देयर इज अ राइट सिलेंड्रिकल वेसल filled with 75% of its capacity, which is equal to dash percent dash cubic सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर कह रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब समझे, ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि 75% भरा हुआ है, जो कि कितना वॉल्यूम होता है, तो डैश वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसके बाद आप रेक्टेंगल का बात कर रहा है, पहले सिलेंडर का बात किया, अब रेक्टेंगल का बात कर रहा है। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। द कर्व सर्विस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अब सिलेंड्रिकल वेसल जो है उसका एरिया बोल रहा है कि एरिया कितना है। एरिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई एरिया हम चुन सकते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर और कम इन द ब्लैंक प्लेस। कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि ये ब्लैंक प्लेस में आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है भाई, कुछ भी डाल से। लेकिन नोट में ऐसा लिखा है कि द कर्व्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसका ट्वाइस से भी ज़्यादा होना चाहिए कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो इसके लिए आपको तीनों चीज़ चेक करना होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से, आपको तीनों चीज़ चेक करना पड़ेगा, ठीक। पहले तो आपको हर चीज़ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपको 1155 लगाना पड़ेगा और 440 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1155 लगाएंगे तो ये कितना, ये क्या है, ये 75% ऑफ सिलेंडर है। तो पहले आप इसको 100% करेंगे, ठीक है, 100% सिलेंडर करेंगे, और उसके बाद फिर पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला से आप आर निकालेंगे और एच भी निकालेंगे। जब आर और एच निकल गया तो आर और एच से आपका निकलेगा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट, एच प्लस 10, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस, ठीक है, तो आर प्लस 4। तो यहाँ से आपका लेंथ और ब्रेथ निकलेगा। ये जो लेंथ और ब्रेथ निकलेगा यहाँ से आप रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और साथ में आप कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे। अब चूंकि आपको आर और एच दोनों मालूम है तो कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे जो कि 2 π r h होता है। तो यहाँ पर आप कर्व सरफेस एरिया भी निकालेंगे। फिर आप ये चीज़ सेटिस्फाई करेंगे कि जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा, क्या वो एरिया जो ट्रायंगल रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका ट्वाइस से ज़्यादा है कि नहीं। तो इतना काम आप करेंगे और ये तीनों ऑप्शन के लिए करेंगे तब जाकर के ये सवाल आपका बनेगा। तो ये सवाल जो है ये आसान है, लेकिन ये सवाल आपका टाइम जाएगा, इसमें टाइम खाएगा आपको। तो ये वाला सवाल आपको स्किप करना था। फिर भी मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि कैसे क्या करना था। एक बार वापस समझते हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका 75% कैपेसिटी का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो वॉल्यूम है डैश, वॉल्यूम यहाँ पर दिया है, वॉल्यूम है डैश, यहाँ पर डैश, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि
इसी सिलेंड्रिकल वेसल का जो कर्व सरफेस एरिया है वो है डैश। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए कहा है कि जिस रेक्टेंगल का हम लोग बात कर रहे हैं उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो r+4 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है वो h+10 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों को ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो ये काम कर देगा वही आपका आंसर सही होगा। तो आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको आर और एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप आर और एच निकालेंगे तो 75% ऑफ पाई आर स्क्वायर एच कितना है 1155 है। पहला ऑप्शन का बात कर रहे हैं 1155 है। तो इससे आप क्या निकालेंगे, आप आर निकालेंगे और एच निकालेंगे। आपने आर निकाला और आपने एच भी निकाला। ठीक है, आर और एच जब आपको मिल गया तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकाले आपने। जब लेंथ और ब्रेथ निकल गया तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है 220, इसका 2 गुना अगर हम करते हैं तो कितना आता है 440 आता है। तो क्या ये बड़ा है सी एस ए ऑफ सिलेंडर से? और सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2πRh। ठीक है, तो 2πRh मतलब 2 × π × RH। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है नंबर 1 वो आपका सही नहीं है। तो फिर आप नंबर 2 में चेक करेंगे। तो ये जो है वो स्किप करने वाला कंटेंट था क्योंकि इसमें अच्छा खासा समय आपका जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ पाए आप। अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहता है द स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर/आवर। द स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर/आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार। ठीक है, द कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट 10 AM एंड रीच्ड पॉइंट बी एट 17 PM। यानी कि 7 घंटा में पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच गया है कार। कार का स्पीड x है और बस का स्पीड 2x है यानी कि डबल है। बस जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर के बी। ठीक है, और कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस 672 + 2x। यानी ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है 672 + 2x। ठीक है, इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए बस को कितना समय लग रहा है 3 घंटा लग रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाय 25% देन फाइंड हाउ मच मोर टाइम द कार विल टेक टू रीच द पॉइंट बी। इसमें क्या रहा है कि अगर हम लोग कार का स्पीड जो है उसको 20% और गिरा देंगे तो फिर वो कितना देर से पहुंचेगा। ठीक है, इसके बाद बोला कि जो कार है ये 5 मिनट करके 2 बार रुकता भी है बीच में। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन क्वेश्चन है वो आपको जानना जरूरी है कि मेन क्वेश्चन कौन सा है। मेन क्वेश्चन है ये वाला, इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाय 25% देन फाइंड हाउ मच मोर टाइम द कार विल टेक टू रीच पॉइंट बी। तो यहाँ पर आप बाकी क्वेश्चन को रीड करो और बाकी को इन्फॉर्मेशन निकालो। इन्फॉर्मेशन में क्या है, द स्पीड ऑफ कार इज x किलोमीटर/आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार। यानी कि कार का स्पीड अगर x है तो बस का स्पीड 2x होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा था कि जो बस है वो ए से बी जा रहा है तो कितना किलोमीटर यहाँ ट्रैवल कर रहा है 672 + 2x। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। टाइमिंग कितना लग रहा है, बस को कितना टाइमिंग लग रहा है 3 घंटा, लेकिन कार को कितना टाइमिंग लग रहा है, कार को टाइमिंग लग रहा है 7 घंटा। ठीक है, तो हम लोग कार का बात करते हैं क्योंकि कार का ही हम लोगों को स्पीड भी कम करना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला है ना, इफ द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज बाय 25%। तो हम लोग स्पीड निकालेंगे तो कार का निकालेंगे। तो कार को यही यही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 7 घंटा लग रहा है। तो इसका स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि 672 + 2x/7। स्पीड कितना है, ये 2x है। तो यहाँ पर आपका x निकलता है। ठीक है, x कितना निकला 168। ठीक है, 2x इक्वल टू अगर 672 + 2x/7 है तो आपका x निकलेगा 168। अगर आपका ये वाला स्पीड है कार का, अगर ये वाला स्पीड है 168 किलोमीटर/आवर, तो यहाँ पर हम लोग 25% इसको कम करके देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। तो न्यू स्पीड जो है वो 25% कम कर दिए यानी कि 75% रख दिए, 3/4 रख दिए। तो 168 × 3/4 126 किलोमीटर/आवर आ गया। इसके बाद हम लोग टाइम देखेंगे कि अब कितना टाइम लग रहा है। अगर स्पीड कम हो जाता है तब क्या टाइम लगता है। टाइम का क्या फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है वो हम लोग जानते हैं, स्पीड अभी हम लोग निकाले हैं ये भी जानते हैं, और एक्स का हम लोगों ने निकाला भी है। तो हम लोग दोनों चीज़ जानते हैं और यहाँ से हम लोग देखें कि हम लोग कितना टाइम निकाले हैं। जितना भी टाइम यहाँ पर लग रहा है 10 मिनट और ऐड कर देते हैं क्योंकि 5 बार 5 मिनट करके 2 बार रुका भी था। द कार हॉल्ट 2 टाइम्स ईच फॉर 5 मिनट्स। तो कार 2 बार रुका भी था तो 10 मिनट और ऐड कर दिए। तो यहाँ से मालूम चला कि 9 घंटा
और 30 मिनट, इतना ये लोग टाइम लगा रहा है। कार, अगर कार का स्पीड कम कर दिया जाए तो 9.5 घंटा लगा देगा। पहले कितना लगा रहा था? 7 घंटा, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लगा रहा है? 2.5 घंटा लगा रहा है। ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये सब फॉर्मूला का टेंशन नहीं लेना है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद करिए, वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिर्फ यही फॉर्मूला याद करिए। अब अगर मान लीजिए कि आपको बोलता है कि टाइम का फॉर्मूला यूज़ करने का कभी आ गया, आपको जरूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे? टाइम को उधर कर देंगे, टाइम को उधर कर देंगे, स्पीड को उधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे आप? कि टाइम को उधर ले जाएंगे, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर आप निकालेंगे। ठीक है। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। टाइम डिस्टेंस है ना, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला सिर्फ याद करिए, आपको बाकी का फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है। इसको भी याद करने का क्या ट्रिक होना चाहिए? क्या ट्रिक हो सकता है? डिस्टेंस बाय टाइम, इसको आप याद कर लीजिए किलोमीटर पर आवर। इतना तो आपको याद रहेगा। किलोमीटर मतलब कि डिस्टेंस, ठीक है, और पर आवर यानी कि आवर मतलब टाइम, तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 10 आवर्स। नोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत में क्या बोल दिया? शुरुआत में बोला था कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि बोट का जो स्पीड है और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 4:1 का रेशियो में है। ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दिया कि 5 है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर क्लियरली बोल दिया ना कि 20 किलोमीटर पर आवर होगा। चलो ये तो मालूम चल गया। इसके बाद बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 10 आवर्स, यानी कि d किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना डिफरेंस लगता है? 10 घंटा का डिफरेंस लगता है। तो पहले तो हम लोग डाउन स्ट्रीम जाते हैं फिर अप स्ट्रीम जाते हैं ना, तो मान लो अप स्ट्रीम में हम लोग को समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग को दोनों में डिस्टेंस ट्रैवल करने में 10 घंटा का ज़्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय किस में लगेगा? जब आप अप स्ट्रीम जा रहे होंगे तब ज़्यादा समय लगेगा। तो अप स्ट्रीम का कितना समय कैसे कैलकुलेट करते हैं? समय कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। तो ये हमारा जो है स्पीड है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ठीक है। और ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये हमारा जो है ये स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे आप, मतलब आप जब ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, तो करंट का भी स्पीड आपके साथ होगा और आपका बोट का भी स्पीड साथ में होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों का स्पीड जोड़ दिया है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, जब हम लोग डाउन स्ट्रीम का निकाल रहे हैं। और जब हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड निकाले हैं तो वहां पर हम लोगों ने माइनस कर दिया है कि जो अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा और जो करंट का स्पीड होगा वो तो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब कम होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके का बनाया है। अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको आसान लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टाइम निकाला, दोनों का टाइम माइनस कर दिया तो 10 निकला, 10 घंटा। तो यहाँ से हम लोगों को डी मालूम चला, यानी डिस्टेंस मालूम चल गया। और हम लोग को क्या बोला था? हम लोग को बोला था ये निकालो, क्वांटिटी 1 निकालो, क्वांटिटी 2 निकालो। तो यहाँ तक हम लोग मालूम चल गया कि डी जो है वो 375 है। अब क्वांटिटी 1 के अंदर हम लोग को निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी -75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का हम लोगों को स्पीड मालूम है 20 + 5, और कितना किलोमीटर ट्रैवल करना है? d-75 यानी कि 300। तो 300 करना है हम लोग को, और किस स्पीड से? 20 + 5 का स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर लगेगा। ठीक है। फिर बोल रहा है कि कितना समय लगेगा d + 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम का क्या होता है स्पीड? 20 - 5। और अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाना है? d + 45 मतलब कि 375 + 45, तो यहाँ से आपको 28 आवर निकलेगा। तो इसमें अगर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है। ये सवाल तो हम लोग का सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारे पास 3 को डी आई है, एक डी आई, ये दूसरा डी आई, और ये तीसरा डी आई। तीनों डी आई को मैं अलग से कवर करता हूँ। ठीक है।
लेकिन ये जो दो टॉपिक यहाँ पर दो क्वेश्चन बचा हुआ है, ये दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। बाकी तीन जो हमारा डीआई है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले तो बोल रहा है कि रूट्स निकालो दोनों इक्वेशन का और फिर क्वेश्चन को आंसर करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ये जो पी है या फिर क्यू है, इसका प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसके लिए नोट दिया गया है। पहला नोट दिया गया है वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज 2, और दूसरा नोट दिया गया है वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 इज 3 टाइम्स द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है ऐसा वैल्यू जो कि हम लोग एक्स की जगह में अगर पुट कर दे तो वो इक्वेशन को फॉलो ये कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 11x प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स अगर 2 है, इसका मतलब कि जब x की जगह में हम लोग 2 पुट कर देंगे तो इक्वेशन 0 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 0 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 2x² माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है और इसका रूट्स है 2, यानी कि 2 अगर यहाँ पर हम x की जगह में वैल्यू पुट कर दे तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि 2 2 का स्क्वायर माइनस 11 2। ठीक है, प्लस 14, इसको अगर आप करेंगे सॉल्व तो 0 ही आएगा। रूट्स का ही वैल्यू होता है कि अगर तो कोई रूट्स है तो उस रूट्स को अगर हम x की जगह में पुट कर दें तो वो जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ही फायदा उठाते हैं। हम लोग को पी निकालना है तो पी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, पी कैसे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन है ये और वन ऑफ द रूट्स है 2, तो 2 को पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो यहाँ पर पी निकल के आ जाएगा 14। चलिए, दूसरा इक्वेशन में भी ऐसा कर सकते हैं क्या, लेकिन दूसरा इक्वेशन में ऐसा कर सकते थे, लेकिन वहां पर डायरेक्टली बोला नहीं है कि वन ऑफ द रूट्स इज 2 या फिर 3, बोला नहीं है डायरेक्टली। यहाँ बोला है 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1, तो वन ऑफ द रूट्स जो है वो 3 टाइम्स स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 है। तो तो 2 का 3 गुना कर दे क्या, नहीं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 स्मॉलर रूट है या नहीं, ये नहीं मालूम है। हो सकता है कि 2 से भी छोटा रूट कोई होगा, तो इसीलिए ये तो नहीं कह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉलर रूट निकालना पड़ेगा पहले। तो 2x² माइनस 11x प्लस पी इज इक्वल टू 0 था, तो जब हम लोग को p मिल गया तो नया इक्वेशन बन गया 2x² माइनस 11x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको फिर हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करने से हमारा x इज इक्वल टू 2 निकला और x इज इक्वल टू 7/2 निकला। यहाँ पर स्मॉलर रूट कौन सा है, स्मॉलर रूट है 2। कैसे, क्योंकि 7/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3.5 होता है, तो 3.5 से कम तो 2 ही है। तो वन ऑफ द रूट क्या निकल गया, 3 टाइम्स ऑफ रूट मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 6। तो एक रूट हम लोग को मिल गया 6, तो अब 6 को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 6 को जब पुट करेंगे तो हम लोग का क्यू भी निकल जाएगा, और हम लोग को क्यू और पी दोनों मिल गया, तो पी प्लस पी इंटू क्यू निकालना था तो निकल जाएगा 18 इंटू 14 मतलब कि 252। आइए आंसर बन गया आपका 252। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, रीड करते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज रुपीज वाई एंड इट इज मार्क्ड 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि एक प्रोडक्ट है जिसका दाम है वाई, इसको हम लोग 60% ज़्यादा करके मार्क कर दिए हैं। तो 60% ज़्यादा मतलब कि वाई इंटू 160% कर दिए हैं। ठीक है, ये इसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस का मतलब कि हम वहाँ मार्क कर दिए हैं, मान लो कि हम ये एसएसडी बेच रहे हैं, तो एसएसडी के अंदर हम मार्क कर दिए हैं 160% इसका, मतलब ये हम खरीदे थे मान लो कि 100 रुपया में, तो 60% हम और बढ़ा दिए, इसका दाम रख दिया 160। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मिल गया हमको। इफ द रिटेलर ऑफर्स 25% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन द प्रोडक्ट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज। अगर मान लीजिए कि जो भी यहाँ पर मेरा कॉस्ट निकला या फिर मार्केट प्राइस निकला, इसके अंदर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 25% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, इसमें 25% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वाई का जो 160% है, इसका 75% हमारा सेलिंग प्राइस रह जाएगा। ठीक है, एग्री करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज़ है, ऐसा कहना है इसमें। क्योंकि यहाँ क्या रहा है कि अगर हम 25% डिस्काउंट देते हैं तो हम 40 रुपये करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये अगर हमारा सेलिंग प्राइस है और बाई हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग कितना पैसा कमाते हैं, 40 रुपये हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको निकालना है मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोगों को ये निकालना है।
y का 160%। तो अगर y निकल जाएगा तो y का 160% भी निकल जाएगा। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, ये इक्वेशन से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है y, इसमें हम लोग 160% इसको कर दिए हैं मार्केट प्राइस, इसमें 25% में डिस्काउंट किए हैं तो 75% में बेच रहे हैं। तो जो हमारा ये सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, इसके बीच का अंतर कितना है, 40 है। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना है, 40 है। इससे हमारा y निकलता है, y निकलता है कितना, 200। अगर y 200 निकलेगा तो मार्केट प्राइस कितना होता है, 160% ऑफ 200 यानी कि 320। इसका दूसरा सवाल में कहता है कि अगर जो अभी कॉस्ट प्राइस है हमारा, ये इक्वल कर देते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस से। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग उसको बेचते हैं 33.33% प्रॉफिट पे, तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अभी बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, अगर हम लोग इक्वल कर दे सेलिंग प्राइस से, तो मान लो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकला था, हमारा सेलिंग प्राइस निकला है आ, निकाले ही नहीं है, सेलिंग प्राइस है ये वाला ना, ये वाला हमारा सेलिंग प्राइस है। तो बोल रहा है कि इस सेलिंग प्राइस को अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस कर देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग 33.33% का इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर बेचते हैं। ठीक है, फिर बेचते हैं, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऐसा कहना है क्वांटिटी टू में। तो अभी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस होगा जो कि अभी सेलिंग प्राइस चल रहा था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था, वाई का 160% इंटू 75%, यानी कि 200 का 160% और 75%, तो निकलेगा 240। तो ये 240 में जब आप प्रॉफिट लगा देंगे 33.33 का, ठीक है, यानी कि वन थर्ड का, यानी कि 80 का आप लगा देंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आपका सेलिंग प्राइस होगा 320। ठीक है, तो क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू दोनों इक्वल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू। आई होप ये चीज़ समझ पाए आप। ठीक है, हम लोग अब अगले वीडियो में डीआई को कवर करेंगे, क्योंकि मैथ ऐसा है कि हम एक बार में कवर नहीं कर सकते हैं, वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है और आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डीआई को हम लोग अलग से करेंगे ताकि आपका दिमाग जो है वो कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए, ठीक है, और याद रख पाए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपको जो है आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाला है और फ्री रहने वाला है, तो आपका फायदा ही होने वाला है। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, आपका कमेंट का मैं इंतजार करते रहता हूँ, आपका एक पॉजिटिव फीडबैक आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देता है। तो आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।